एक ऐसे शेयर की मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रही है जो कि इस समय सुर्खियों में है और ये कह सकते हैं कि इस साल का सुपरस्टार भी रहा, वो है ओएनजीसी। ओएनजीसी की सीएमडी अलका मित्तल अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। अलका जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज समय दिया आपने 18 स्वदेश को। जो रूस और यूक्रेन की वॉर से एक ट्रिगर हुआ ऑयल के प्राइसेस पर, और आज हम देख पा रहे हैं $75 का क्रूड और करीब 130 का भी हाई मार्क आ चुका है। पहला तो आपका स्टांस जानना चाहते हैं कि क्रूड को लेकर आपका व्यू पॉइंट क्या है और आप इसको कैसे देखते हैं, आपकी कंपनी के लिए कितना बेनिफिशियरी है ये? देखिए, तेल का जो प्रोडक्शन है और जो प्राइसेस हैं वो गवर्न होते हैं डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से। और पिछले 2 वर्ष में हमने ये देखा है, 2020 से हमने देखा कि जहाँ तेल का प्राइस जो हमारा बिल्कुल नेगेटिव में चला गया था, वो अचानक से धीरे धीरे बढ़ता हुआ अब ऐसे पॉइंट पे आ गया है कि ये हाईएस्ट एवर प्राइस है, इससे ज़्यादा अधिक प्राइस हुआ नहीं है। और इस तरह के डिमांड सप्लाई का मिसमैच एक ऐसा देखा गया कि जहाँ की मांग बहुत बड़ी है पिछले दिनों में, जैसे ही पेंडेमिक के बाद, कोविड के बाद हम सब लोग एक्टिविटीज़ में नॉर्मल होने लगे, हमारी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं टेक ऑफ करने लगे लोगों के, तो उससे ये हुआ कि मांग बहुत बढ़ी, और जैसे ही मांग बढ़ी सप्लाई उसके अनुसार बढ़ ना पाया। तो इस कारण हमारी प्रोडक्शन जो हुई है वो मैच नहीं करी जो सप्लाई की रिक्वायरमेंट थी, और प्राइस काफ़ी बढ़ गया है। और पिछले दिनों में ओपेक ने अपने प्रोडक्शन में सप्लाई में कटौती की, जबकि बाकी कंपनियां बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, पर बैलेंस जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब रहा। और जब बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो डेफिनेटली ऑयल प्राइस थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। कभी ऐसा लगता है कि हम कह नहीं सकते, कभी बढ़ जाता है एकदम से जब सप्लाई कम हो जाती है, और कभी बहुत जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और डिमांड बिल्कुल ही नहीं होती, जैसा कि 2020 में हुआ, तो फिर प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है। जितना नीचे प्राइस आया ऐसा कभी देखा नहीं गया है, और हम लोग विश्वास भी नहीं कर पा रहे थे। पर ये सब चीज़ें जो हैं ये सब अब स्टेबलाइज हो रही हैं ईश्वर की कृपा से। समय ने के साथ अब कोविड सिचुएशन भी कुछ इम्प्रूव हो गई है। हम लोग ये आशा करते हैं कि अगले आने वाले समय में 60 से लेके $80 पर US डॉलर पर ये प्राइस आके स्टेबलाइज हो जाएगा, और इसके बाद इसी पे चलेगा। संभावना यही है, बाकी समय बताएगा क्या होता है। अलका मैम, एक चीज़ और है कि आपका एक्सपोजर है कुछ ऑयल फील्ड्स पे वाया रशिया, तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की आपकी प्लानिंग क्या है? आप कितना प्लान करने जा रहे हैं और इससे कितना आपको बेनिफिट होगा? आपने ठीक कहा, ये समय अभी आया नहीं है जबकि हम इसके ऊपर बहुत अपना व्यू बता पाएँ, कमेंट कर पाएँ। डेफिनेटली ये जो सिचुएशन इमर्ज हुई है यूक्रेन रशिया वॉर के कारण, उसकी वजह से सब लोग अभी वेट एंड वॉच में हैं। हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं और फिर अपने निर्णय लेंगे। सो हमारी टीम इस पे बहुत बारीकी से स्टडी कर रही है, इसका निरीक्षण कर रही है। पर इस समय मैं नहीं बता पाऊंगी कि आगे कैसे रहेगा। हम लोग अपना पार्टिसिपेशन जो हमारा कंट्रीब्यूशन है रशिया में, उसको हम कैसे आगे बढ़ा पाएंगे, किस तरह से हम इसको आगे ले जा पाएंगे, तो मैं इसके बारे में अभी अधिक नहीं बता पाऊंगी। हमारी OVL टीम भी इसके प्रति बहुत सजग है, और वो अब देख रहे हैं कि किस तरह आगे ले जाया जाएगा इसको। नो प्रॉब्लम, इफ इट्स टू अर्ली टू कॉमेंट ऑन इट। हम आपके पास बाद में कभी लौटेंगे जब इस पर आपके पास क्लैरिटी होगी। लेकिन अगर हम आपसे इस वक्त डोमेस्टिक गैस प्राइसेस के बारे में बात करें, क्योंकि एक सेलिंग प्रेशर तो रहा है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे रहा है, और अब जब April 1 से हम देख रहे हैं कि दाम भी बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि अब भी ये सेलिंग प्राइस आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे है? $6-6.5 रहेगा प्राइस माफ़ कीजिएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 2014 से जो गैस प्राइसिंग का मैकेनिज्म हमने अडॉप्ट किया था, उसके चलते कुछ
समय से पिछले 2-3 साल से मैं कहूँगी कि हमको जो गैस का प्राइस दिया गया था, फिक्स था हमारे लिए, वो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा नीचे था और उसके कारण हमको काफ़ी लॉसेस हुए हैं पिछले 3 साल में। और अब अगर गैस, जैसा कि हम लोग बिल्कुल उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं, गैस प्राइसिंग 1 अप्रैल से जब फिक्स होगा तो प्राइस थोड़ा सा हायर रहेगा। हम लोग अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ थोड़ा सा मुनाफा भी कमा पाएंगे, जिसके चलते हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स को टेकअप कर पाएंगे जो कि हमारे लिए वायबल नहीं रह गए थे, जिनमें कि हमको काफ़ी अधिक हानि होती अगर उनको हम आगे बढ़ाते तो उससे हमारे लिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव सिचुएशन इमर्ज कर रही है और हम उससे अपने देश के लिए और अधिक योगदान दे पाएंगे गैस प्रोडक्शन के जरिए। फॉर श्योर दिस ब्रिंग्स रिलीफ। पर अलका जी, अब क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर तो अब बस कुछ दिन बाकी है, लेकिन अब आपने किस तरह के टारगेट्स ओएनजीसी रख रही है FY23 के लिए? देखिए, जैसा कि मैं बता ही रही थी कि पिछले 2 वर्ष में हम लोगों की सारी प्लानिंग थोड़ा बैकफुट पे हो गई, क्योंकि पेंडेमिक की 1 वेव, 2 वेव और तीसरी वेव, इसके चलते कई सारे प्रोजेक्ट्स जो कि टेक ऑफ करने वाले थे, जो कंप्लीशन के पास थे, वो एकदम से कंप्लीट नहीं हो पाए और इस कारण हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए थे। पर अब हमारा 2023 के लिए जो प्लान्स हैं और जो हमारे एक्शंस हैं, वो कहते हैं ना, एक धारा के अनुसार चल रहे हैं और हमको ये उम्मीद है कि हम लोग 2023 में जो हमारे कमिटमेंट्स हैं वो पूरे कर पाएंगे। हमारा बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक प्लान नहीं है, क्योंकि हमको पता है जब प्रोजेक्ट्स में टाइमलाइन होती है, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे तब हम प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे। पर जो हम लोगों की प्लानिंग अभी है उसके अनुसार 2023 में हम लोग काफ़ी प्रोडक्शन में, भारत के जो ऑयल और गैस प्रोडक्शन में हमारा योगदान बढ़ेगा और 2024 तक हमने ऑलरेडी कमिटमेंट जो दिया हुआ है, हम लोग उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अलका जी आपका, आज आपने 18 और स्वदेश को समय दिया। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और बहुत ही क्लियर थॉट्स आपने अब रखे हैं अपनी कंपनी के रिगार्डिंग और ये आगे चल के जो सिनेरियो चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, उसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।